नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKV और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, अपना फ्रेंच में बोंसोir। प्रदीप जी Abaria Kojambo to our viewers in Africa, East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. वंडरफुल। आप सब बांग्लादेश का नहीं लोगों को बोलिए। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आई कुड हियर मिस्टर आसिफ फारूकी एक्चुअली। आसिफ फारूकी साहब की आवाज आ रही थी मुझको। बंगाली we will come to you in a minute, sir. We just coming to you. प्रदीप जी, couple of things. A, the portfolios have still not been decided. No, किसको not किसको yet. कौन सा मंत्रालय मिल रहा है अभी तक मालूम नहीं पड़ा। होम मिनिस्ट्री अभी भी दावा करे एकनाथ शिंदे जी छोड़ेंगे नहीं। जी, और दूसरी चीज क्या है कि बिल्कुल साथ में, और दूसरी चीज क्या है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने 2 वॉर रूम एस्टैब्लिश किए हैं। 2 वॉर रूम एस्टैब्लिश किए, Exactly. एक टू मॉनिटर ऑल द वेलफेयर स्कीम्स और दूसरा टू मॉनिटर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट ऑफ कोर्स द सेकंड वन, एंड द थर्ड वन इज अ बिग ट्रेजेडी। कल ही यहीं पर हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ में ही कुर्ला में बेस्ट ड्राइवर एक भाई साहब जो हैं, ना जाने क्या हो गया उनको, उन्होंने ब्रेक की जगह पे एक्सीलरेटर दबा दिया, 6 लोगों की मौत हो गई है, 49 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। ये हो क्या रहा है? Crashed into a market, Right. Kurla market. कुर्ला मार्केट में, एंड यू Yes. नो हाउ क्राउडेड दैट इज। It's impossible. इतना crowded है कुर्ला। It's awful. My. So what's really going on at the moment with us? We'll start with that, then we'll come back to the political thing. इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब केतन नाइक साहब, बड़े दिनों के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। Can we have him on air, please? Can we have him on screen, please? केतन नाइक साहब, नमस्कार सर। केतन नाइक जी, आपको आवाज आ रही है? सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी आ रही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे हैं सर? अली दारूवाला साहब, हाउ आर यू? दारूवाला साहब, हाउ आर यू? I'm fine. Good evening. Namaskar, Pradeep ji, Ketan ji, Pradeep sir, I can and Raj see- sir, everybody on the studio. I can see you are being feted and you are being garlanded and you are being congratulated all over the place in Pune. I think you're going to be the most popular young man in Pune very, very shortly. If you had not been married, I would have said you are the most eligible bachelor of Pune right now. And Pune is the most happening place now. And at the moment with us, Asif Farooqi Saab. Asif Farooqi Saab, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार। Namaskar. Right, I must go to Mr. Ketan Naik first, especially because this concerns the best tragedy, BEST tragedy. There was a tragedy right here. It was an accident, horrible accident. Ali Daruwala Saab, you are not from Mumbai, but I'm sure you would have read about it. There are 6 people already dead, 49 people injured. It's awful. Ketan Naik Saab, ये क्या हुआ? मतलब बेस्ट के साथ तो आप एसोसिएटेड हैं, ये हो क्या गया? BEST की बस में उसको फर्क नहीं दिखा एक्सेलरेटर और ब्रेक के बीच में? मतलब वो ये किस किस्म के लोगों को हायर कर रहे हैं सर? केतन नायक साहब प्लीज बोलिए। सर ये बात सबसे पहले आपको बता दूं कि 8 लोग अब तक उसमें गुजर चुके हैं 8 और 6 से 8 35 से हो गए। ज्यादा Okay. लोग उसमें जख्मी हालत में, जिनको अभी हम हॉस्पिटल में विजिट करके वहीं से आपके निकले और आपके ऑफिस के बगल से हम लोग अभी गाड़ी से गुजर रहे। कुर्ला में ही थे हम लोग, ये सब चीजें जब अभी हुई कल रात को। और इसको सर सिर्फ एक ड्राइवर की गलती इस तौर पे अगर हम लोग इस बार भी इस विषय को देखेंगे तो इस विषय के अंत तक हमें कभी जाने नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इस विषय के अंत तक अगर पहुंचना होगा तो ये जो BST में पूरा जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन आया है उस पे हमें उंगली रखनी होगी कि जिस तरह से अलग अलग स्टेट से, अलग अलग बाहर से या बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे टेंडर्स लेती है और फिर उन कंपनियों की जो मैनेजमेंट होती है, जिसके हाथ में डिसीजन पावर्स होती है, वो जब आपको मुंबई में एक ऑफिस भी ना चलाएंगे तो ऐसी घटनाओं के बाद आपको उसके आंसर्स मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी ये अगर स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में आपको मैं अगर जानकारी दूं तो EVEY ट्रांसपोर्ट नामक एक कंपनी है जिनकी हैदराबाद से ऑपरेटिंग चलती है और इनके पास पूरे देश में बहुत अलग अलग महानगर पालिकाओं में इलेक्ट्रिक गाड़ियां सप्लाई करने के, चलाने के काम कंसर्न गवर्नमेंट से उनको दिए हुए। लेकिन ये काम उनको पूरे देश भर में जिस एक मुंबई महानगर पालिका का उपक्रम बेस्ट BST के नाम पे, उसके एक्सपीरियंस के नाम पे पूरे देश भर में इनको जो काम मिले वही काम इन्होंने गलत तरीके से लिया था। और उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंटेशन 2022 में हमारे हाथ लगा था, तब के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, उनको हमने बाय लेटर ये सब पुरावों के साथ में, उनको प्रूफ के साथ में रखा था, लेकिन उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई उस वक्त भी नहीं हुई
और उसी के बाद में ये जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन के रोज प्रॉब्लम आपके चैनल पे भी बहुत बार इस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये उसी का एक मामला सामने आया है कि ऐसी कोई घटना घटी है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं पुलिस स्टेशन होके अभी निकला हूँ। पुलिस वालों ने भी जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है। उसने शराब पी थी या नहीं, इसका भी अब तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया है, और ऐसे सारी चीजों की अभी भी मतलब शाहनिशा होना बाकी है। केदार नाइक जी, मेन चीज है जो आप भी बार बार इस मुद्दे को उठाया था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो चालू है, बट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी क्या मापदंड नहीं देखा जा रहा है। कुछ बातें ऐसे हैं कि इन लोगों ने फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहा था, तो ये स्ट्रिंजेंट जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, मापदंड होता है, क्या उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में। गाड़ी आया लेके चलो, ये बहुत बड़ा एक खतरनाक किस्म का एक डेवलपमेंट है। ये आगे जाके बहुत हानि हो जाएगा बीएसटी को। जहाँ बीएसटी बोलिए सर, बिल्कुल मुश्किल हो जाता है जब आप 3,000 गाड़ियां किसी कॉन्ट्रैक्टर के दम पे अगर डाल दोगे तो मुश्किलें तो आने वाली है, क्योंकि उसे जो चलाने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मैन पावर आपके पास होना चाहिए, वो तो बीएसटी ले ही नहीं रही है। जैसे आपको पता होगा, बीएसटी ने परमानेंट वर्कर्स को हायर करना ही बंद कर चुके हैं। तो जो भी ऑफिसर्स ये सिस्टम को रन करते हैं, वो ऑफिसर्स भी अब रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, रिटायर हुए ऑफिसर्स बड़ी बड़ी मोटी मोटी पगारों में इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे हैं। तो ऐसे में तो सिस्टम फेलियर होना लाजमी है। पिछले कुछ दिनों से हमारी माननीय सरकार ने महानगर पालिका के चुनाव नहीं लगाए, तो उसकी वजह से वहां पे कोई बेस्ट प्रशासन की जो समिति हुआ करती थी जी, वो अली दारूवाला साहब किसी से बात कर रहे थे। बोलिए सर, बोलिए। तो जब बेस्ट प्रशासन की समिति ही नहीं होगी, नगर सेवक ही वहां पे नहीं होंगे, तो इसमें अंकुश कौन लगाएगा? ये बात हो रही है। तो आपके मुताबिक सर, क्विकली आपके मुताबिक क्या पुराने सिस्टम पे वापस जाना चाहिए, जब बेस्ट असल में बेस्ट हुआ करता था? बीईएसटी असल में यूज्ड टू मीन समथिंग कि बेस्ट बस है, ये बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में चलाएगी। सर केतन नायक साहब, I think we seem to have lost it. जी, वर्षा गायकवाड़ is written. आसिफ फारूकी साहब, वर्षा गायकवाड़ ने clear cut one second, I think we got Ketan Naik back. Ketan Naik साहब, did you hear my question? सर बिल्कुल। क्या वापस जाना चाहिए पुराने सिस्टम पर? सर मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन वो जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से आप मुझे सुन नहीं पा रहे। जी, कैन वी स्टॉप? बिल्कुल सर, वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमारी मुंबई की जो बीएसटी है उसका एक रुतबा था, उसका एक दर्जा था, और उसका एक एस्थेटिक वैल्यू था सर। एक बस अपनी जब रास्ते से गुजरती थी तब पता चलता था कि ये बीएसटी की बस है। बाहर के गांव से अगर कोई इस मुंबई में आए तो उसको पता चलता था कि ये मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीएसटी बस है। आज आप देखेंगे तो बस के जो लुक है वो भी बदल चुके हैं, और बसेस कहां से कब जा रही है, कोई मिनी बस है, कोई बड़ी बस है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सर ये जो कंपनी जिसकी बस का अब ये कल एक्सीडेंट हुआ है, उस कंपनी को कम से कम 3,500 बसेस बीएसटी को देनी है, और पिछले साल भर से देनी है, वो अब तक दे नहीं पा रहे। तो अगर पूरा मतलब बीएसटी का तो ऐसा हो गया है कि ना उनको मुंबई करो की पड़ी है जो उनके ट्रांसपोर्ट कम्यूटर्स है, ना उनको उनके ड्राइवरों की पड़ी है, ना उनको उनके जो उनकी प्रॉपर्टी है बीएसटी बस, ना उसकी पड़ी है। आसिफ फारूकी साहब, वर्षा गायकवाड़ जी ने लेटर लिखा है सीएम को कि क्या हो रहा है। एक तो बेसिक मिनिमम वेजेस है वो नहीं मिल रहा है, बेसिक कंडीशंस ऑफ वर्क है वो नहीं हो रहा है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जो रेगुलर वर्कर्स है बीएसटी के और जो करंट जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जो केतन नाइक ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जो आते हैं, तो इनका कोई वर्किंग कंडीशंस का कुछ नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो बहुत खतरनाक किस्म का एक, बिकॉज मुंबई हमेशा ओवर क्राउडेड है, और आपके पास स्टैंडर्ड गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होगा पूरे मुंबई वासियों को और सबको, बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न। फारूकी साहब, बिल्कुल सही बात है। हम लोग के बचपन में बीएसटी, जैसे अभी बजाज साहब ने कहा कि बीएसटी हुआ करती थी बेस्ट हिसाब से, और न सिर्फ उसकी सर्विसेज अच्छी थी बल्कि उसके पॉइंट्स अच्छे थे, उनकी गाड़ियां बहुत ही शानदार उस वक्त के हिसाब से साफ़ सुथरी रहती थी, पैसेंजर्स भी अच्छे रहते थे, और उसके अंदर ड्राइवरों वगैरह का भी बड़ा अच्छा उनका सिस्टम रहता था, वो बड़े प्यार से वो रहते थे। लेकिन पिछले ये 2-1 दहाइयों से ये पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, और मुझको जो समझ में आ रहा है, ये जो हम लोग रीजनल डिवीज़न कर देते हैं जिसमें कि इसी तरफ के लोगों को सिर्फ चाहिए, क्योंकि उस वजह से सर्विसेज बहुत ख़राब होने लगी हैं। लोग इसको सिर्फ एक इलाके के लोग ही समझते हैं कि इसमें
जॉब हमको ही मिलना चाहिए, हम ही कर सकते हैं, तो वो क्वालिटी जो है सर्विसेज की गिर जाती हैं। और वही चीज़ मुझको बीएसटी के अंदर नज़र आ रही है कि एक रीजन के लोग ही रहने लगे हैं। हिंदुस्तान काफ़ी बड़ा है और हिंदुस्तान में टैलेंट्स भी बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप डिवाइड कर देंगे कि सिर्फ ये इसी कम्युनिटी का रहेगा या इसी रीजन के रहेंगे या यही रहेगा, तो मुझको लगता है कि उसकी सर्विसेज ख़राब हो जाएगी। मुझको ये फीलिंग आने लगेगी कि ये तो मेरा हक बनता है, मुझको तो इनको नौकरी देना लेकिन ही साहब है। ऐसा और है फारूकी साहब, यहाँ पर हुआ क्या है कि कोई 20 के 25 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऐसा हो गया है कि जो एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, रेगुलर वर्कर्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। वो तो केतन नायक साहब के पास आई एम श्योर ही विल बी हैविंग दी numbers. I am reasonably certain in another 5 or 6 years there will be no regular workers in BEST. BEST में सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होंगे 4 या 5 साल के बाद। ये होने वाला है। तो मेरा ये कहना है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ये तो सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है। नंबर 1, इनको रेगुलर सैलरी मिलती नहीं है, इनको तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। नंबर 2, इनको दिवाली का कोई बोनस नहीं मिलता है, इनको पीएफ नहीं मिलता है। एंड अबव ऑल देयर इज नो गारंटी दैट दीस गाइज आर गुड ड्राइवर्स। That is the worst part. So don't you think, Asif Faruqi Saab, it is time for this new government which has come in with this huge majority to go back to the old system? कि भाई पुरानी रिक्रूटमेंट कीजिए, आप लोगों को वैसे बिल्कुल नौकरी वो दीजिए। जिस तरीके से वर्षा जी ने जो लेटर लिखा है जी वो उसी की तरफ ध्यान दिलाया है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है इसमें हाँ पब्लिक का जो फंड है वो तो कॉन्ट्रैक्टर को पूरा चला जाता है, जी लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो उसको सब कॉन्ट्रैक्ट या उनको जो दूसरे ड्राइवर्स हैं उन तक वो फैसिलिटीज़ पहुंच नहीं पाती हैं। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। तो दुरुस्त मुझको बात। ये लगता है कि जो न्यू गवर्नमेंट आई है या न्यू मैनेजमेंट उसके अंदर बीएसटी के अंदर आए हैं, उन सब को चेंज करके उसी पुराने सिस्टम से कर देना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम तो नए गवर्नमेंट का ही है, ये हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन करने लगी है और कॉन्ट्रैक्ट देने लगी है, तो उसमें इस किस्म की दिक्कत आएगी, पैसा पूरा लगेगा और सर्विस खराब होती दुरुस्त जाएगी। बात। तो इसको रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Right. Ketan Naik, I'm coming to you in just a minute. I just need a quick comment from Ali Daruwala Saab because I know he's from Pune, but he always speaks very objectively and very truthfully. He is of course a major spokesperson for the BJP and at the moment the hero of the BJP in Pune. Ali Daruwala Saab, don't you think there should be a sense of pride in belonging to the BEST? We have sold out just about everything. मतलब बीएसटी के बसेस को इसको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम प्राइवेटाइज कर दो, ये कर दो। सर प्राइवेटाइजेशन इज फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अली दारूवाला साहब। Yeah, Rajiv sir and Pradeep sir and our dear esteemed panelists, what incident that happened yesterday is really, really shocking, and my condolences and my feelings are with the keys and the people who have died and the injured. I was so happy that Ketan sir was saying he visited the hospital, he's gone to the police station. That means that Ketan ji is the man on the ground. Forget what party he is from, but he looks like a proactive guy. What has happened over here is a cascading effect. What happened overnight? It is not only for BST. If you see in Pune, it is called the PMT or PMPL. The kind of workers that we're having, and the drivers, and the mishap and the arrogance. I feel it is too much of burden, too much of commuter load, too much means, and the traffic situation. Our cities are growing at a rate which cannot, the resilience of what the cities have increased is really means you cannot tap the issue, the traffic issue, the road condition. I am saying now that we are here with the thumping power. I would not say that the Congress did a bad job and we are doing a better job. No, the problem is there. It needs to be solved out, and very stern steps need to be taken. At the most, this guy will go to jail and maybe he will be acquitted in some time. But he is not the only people problem. lost their दारूवाला साहब, life. but as MNS pointed out, केतन नायक जी जिस प्रकार से पॉइंट आउट किया, लोकल बॉडीज इलेक्शंस क्यों नहीं रखते आप? यूजुअली ये लोकल बॉडी इलेक्शंस के मतलब बीएसटी चेयरमैन सब लोकल बॉडीज के माध्यम से आते हैं। ये तो आपने बंद ही कर दिए पूरे महाराष्ट्र में। मतलब दैट इज बीइंग अ बिग फैक्टर, दैट माइन्यूट कंट्रोल जो होता है ऐसे सिचुएशंस में, इट इज नॉट देयर एट ऑल। There is no micro planning, there is no micro control, there is no micro budgeting where BST is concerned. तो 3,500 बसेस किसी को दे दिए। ऐसे इंसिडेंट्स इसलिए आ रहा है कि लोकल बॉडीज है ही नहीं, इलेक्टेड बॉडीज है ही नहीं,
कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। दारुवाला साहब, No, nevertheless, yeah, I agree with you. Local body election, corporators, this all need to be in place. But nevertheless, the administrators who are there, the bureaucracy, the IS officers, the IRS who are there, are competent people. They are there on ground. It's not that it has been left that the ground is left open for them. 110%. Had there been corporators and elected representatives, they would have been of a help over here. In fact, the election is on the agenda. It's on the topmost agenda, and I think very soon, whatever the cases are there in the court, a lot of local body people have gone and raised objections. Once that is sorted out, elections will be held all over Maharashtra, not only Bombay, Pune. There are some 11 corporations that need to 12, go for election. 12, Daruwala sahab, 12 corporations. There's 12, yeah, corporations. I'm Yeah, sorry. Ketan Naik There sahab. are some 12 corporations that needs to go for election. केतन नायक साहब, it is very heartening for me, मेरे लिए मेरी हौसला अफजाई की बात है ये कि आसिफ फारूकी साहब कांग्रेस से, अली दारूवाला साहब बीजेपी से और आप तीनों का मत एक ही है कि इसके ऊपर अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है इसको एक बार फिर देखना चाहिए। क्योंकि केतन नायक साहब ये क्या है, मतलब दिस इज, ये मैं आपको बताऊं, वो जिस जगह पर हुआ है वहां से जब हम लोग गुजरे थे वहां से कोई 2 या 3 दिन पहले, मैंने खुद बोला था कि यार दिस इज अ प्लेस वेयर एन एक्सीडेंट इज वेटिंग टू हैपन, यहां पर डिजास्टर होने वाला है। सर आप इतनी भीड़ देखिए वहां पे, और जिस तरीके से बेस्ट बसेस, क्योंकि बेस्ट का डिपो साथ में ही है, मैं आपको बता दूं, आप वहां से आए हैं, कोई 5 मिनट दूर बेस्ट का एलबीएस मार्ग आपने क्रॉस किया, बेस्ट का डिपो वही है जी। सर जिस तरीके से ये लोग चलाते हैं, कोई मतलब निगरानी रखने वाला नहीं है इन पे। तो केतन नायक साहब आपको लगता नहीं है कि अब वक्त आ गया कि भाई खड़े हो जाओ, इसको वापस करो यार, लेट्स गो बैक टू आवर ओल्ड सिस्टम। बिल्कुल सर, वक्त आ गया है। मुझे याद है आप जितनी भावना के साथ बेस्ट के बारे में इससे पहले भी आप बात करते थे, आपके शो पे ही हमारी बात चल रही थी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं आज उसको जानबूझ के सर दोहराना चाहता हूँ। कर्नाटका में एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस को एक ड्राइवर जब रिटायर हो रहा था, उसकी सर्विस 58 ईयर्स कंप्लीट करके, तो उसका सर वीडियो सामने आया था, बड़े सारे न्यूज ने भी कवर किया था, वो बस को हक करके रो रहा था। तो उसकी वो भावना बस के साथ जुड़ी थी इतने साल चलाने के बाद। ये परमानेंट एम्प्लॉय की हो सकती है ना सर, जिस कंट्राक्ट कामगार जिसकी रोज आप बस बदल देते हो, जिसको आप पगार ठीक से देते नहीं हो, उसकी भावना कैसे जुड़ेगी? और जब उसकी भावना बस से नहीं जुड़ती है तो उसके रास्ते से भी भावना नहीं जुड़ती है। Correct. उसका चलाना बेदरकार हो जाता है। जब आप उसको अच्छी पगार देते हो, उसको ठीक से आप एम्प्लॉय करते हो, उसकी बेस्ट कंपनी मेरी फैमिली है ऐसा जब उसको लगने लगता है, तभी सब अच्छा होगा ना सर। तो ये पहले का जो सिस्टम था वो वही था। हमारे साथ मेरे दोस्त कितने सारे बड़े हुए जिनके पिताजी बीएसटी में कोई मैकेनिक करके काम करता था, कोई ड्राइवर करके काम करता था, कोई कंडक्टर करके काम करता था। उन्होंने सर इसी मुंबई में अपना रोजगार पाया, अपना घर बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। उनके बच्चा कोई इसरो ज्वाइन कर चुका है, कोई इंजीनियर बन चुका है, कोई एडवोकेट बन चुका है। मैं आपको ये उदाहरण दिखा सकता हूँ। लेकिन इन कंत्राटी कामगारों का जो बेटे बेटियां है वो तो ये अचीव कर नहीं पाएंगे ना सर 17 और 18 हजार में। तो बेस्ट का सिस्टम पुराने तरफ जाना बहुत जरूरी है। जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर आज काम करते हैं, उन्होंने 6-6, 8-8 साल कंत्राटी कामगार कह के काम किया है, उनमें से आप अच्छे ड्राइवर्स को उनके रेटिंग के हिसाब से परमानेंट कर लीजिए। और बीएसटी को अपने बस का नंबर भी बढ़ाना होगा। बीएसटी का बस का नंबर आने वाले 3 सालों में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नई बसेस बीएसटी परचेज ही नहीं कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को कॉर्पोरेशन के लिए और कॉर्पोरेशन को बीएसटी के लिए जो पैसे देने चाहिए वो पैसे दिए नहीं जा रहे। तो सर बीएसटी को मारने का काम चल रहा है। मुझे लगता है इसमें बड़ी राजनीति है। बीएसटी के जो बस डेपोट्स है वो बहुत ही अच्छे, उसकी जो लोकेलिटी है, उसका जो पोजीशनिंग है बहुत अच्छा है। शायद इनको वहां पे टावर बनाने होंगे या कुछ और होगा। कोई 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है सर, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है बीएसटी की अभी। ना मुझे ये है कि जो अफेक्टेड पार्टीज है, केतन नाइक जी आप वहां पर गए थे, हम लोग को वहां से फोन आया था कि जो अफेक्टेड है, इंजर्ड है, उनका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। उनको कह रहे हैं कि आप बाहर जाके एमआरआई करो, बाहर जाके सीटी स्कैन करो, जो भी स्कैन करना है। तो ये कहां, एक तो गरीब ऐसे ही अफेक्टेड हो गया, वो खुद इंजर्ड है और फैमिली को ऐसे ही नुकसान हो की गया। हालत ही देख लीजिए। भाभा हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है। हाँ। उस हॉस्पिटल की हालत तो पहले से खराब है। वहां पे जो नॉर्मल अपने पेशेंट रोज जाते हैं उनको भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये तो क्रिटिकल केयर वाला मामला है। हमारे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के नाम पे 1-2 हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहां पे ट्रॉमा सेंटर में जाने के बाद लोगों की डेथ होती है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने है। एक जोगेश्वरी का उदाहरण ले लीजिए आप। पिछले कुछ दिनों पहले वहां पे इंसिडेंट हुआ, हमारे पार्टी वर्कर का लड़का वहां पे उसकी डेथ हो गई।
उसको ट्रॉमा केयर में फर्स्ट एड ही नहीं मिल पा रहा है सर। ये मुंबई महानगर पालिका, सबसे अमीर महानगर पालिका, इसके पास इतना फंड है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से बड़े बड़े नेता बन के आज उस विधानसभा में, लोकसभा में कहाँ कहाँ जाके बैठे हैं, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है मुंबई की इस हालत पे। उनको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अब हम कुर्ला से निकले, अब 2 घंटे का सफर करके मलाड पहुंचेंगे। इसी ट्रैफिक में ये बीएसटी का ड्राइवर रोज बस चला रहा है 18,000 रुपए के लिए। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है सर। नहीं, ये जो एक बहुत बड़ा सिचुएशन ऐसा है कि जो इंजर्ड है, गरीब है, जो एकदम बेकार है, किसी का कोई है ही नहीं, वो सब जगह भटक रहा है रिपोर्ट के लिए, एमआरआई के लिए, पैसे नहीं है उनके पास। ये हालत है। ये क्या प्रशासन इस पे कुछ कर नहीं रहे केतन नायक जी? बिकॉज आप ग्राउंड में जाके आए, ये प्रशासन का काम है। डबल नुकसान है, आपने कॉन्ट्रैक्ट देके पूरा हालत खराब कर दी है, इंजर्ड हो गए, नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी गए उनके, रिक्शा डैमेज हो गए। सुनी, कितना बोलिए, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, एक न्यूज ऐसी सुनी कि मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है और बीएसटी का जो प्रशासन है, उनको इंजर्ड लोगों का खर्चा करना है, उनको ट्रीटमेंट देनी है, उनका जो भी खर्चा होगा इंजर्ड लोगों का उनको करना है। सर अभी मुझे बताइए, ये बेस्ट उपक्रम के लोग कहीं भी सामने आते नहीं है घटना होने के बाद, ये इनका उपचार के लिए सामने आने वाले? कॉन्ट्रैक्टर जिसका मुंबई में ऑफिस ही नहीं है, जो हैदराबाद में बैठा हुआ है, उसको कुछ पड़ी नहीं है इस मामले की, वो इनका उपचार करने सामने आने वाले? ये सवाल कोई तो फडणवीस साहब से अभी पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। तो केतन नायक साहब, यहाँ पर 2 चीजें हैं जो सामने आई हैं। जैसा प्रदीप जी ने पूछा, पेशेंट जो है वहाँ पे, जो इंजर्ड लोग हैं, जो जख्मी हैं, उन बेचारों का एमआरआई भाभा हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है, एक्सरे नहीं हो पा रहा है, जो नॉर्मल स्कैन होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि भैया बाहर करवा लो। क्या ये ठीक है? ये खबर ठीक है क्या सर, केतन नायक साहब? सर बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि जिस तरीके से इस विषय को देखा जाना चाहिए, उस विषय को उस तरीके से ये प्रशासन देख नहीं रहा है। प्रशासन इसको आम मामला मान रहा है कि ये कुछ घटा है, ये आज होगा, कल बात होगी, परसों खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा विषय नहीं है सर, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ है, उस बस की रिपेयर और मेंटेनेंस की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमें चाइना से बात करनी पड़ रही है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है इनके कि इनको बात करनी पड़ती है चाइनीज ऑफिशियल से, तब जाके इनको उसका मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस करने मिलता है। कोई बड़ा टेक्निकल एरर जब होता है, उसमें जो चिप्स लगी होती है, इलेक्ट्रिक बस में जो चिप लगी होती है, वो चिप भी चाइना में है, उसका एक्सेस उनके पास है। मैंने तो बीच में आशीष शेलार साहब को ये कहते हुए सुना था विधानसभा में कि कोई कंपनी जिसमें पाकिस्तानी और उनके स्टेक लगे हुए, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दो, और बाद में ब्लैकलिस्ट हुई भी। तो ये कंपनी जिसमें अपनी गाड़ियों में चिप जो लगी है वो चाइना में ऑपरेट हो रही है, वहां से ऑपरेट हो सकती है, तो ये भी नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो सकता है ना सर आगे चल के। तो कोई भी कारण उठा लीजिए, लेकिन इसको बदलाव तो लाइए, इसमें सुधार तो करिए, केतन नायक साहब, आई नो यू हैव टू गो, हाउ मच लॉन्गर हैव यू गॉट? अब मुझे मालूम है आपको सर, आई एम हैविंग कॉल्स बैक टू बैक फ्रॉम, मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, तो बीच में कॉल्स बज रहे हैं, तो मुझे अगर आप आज सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस केतन साहब। we'll have a longer discussion on this tomorrow when we are rejoined by you. Thank you very much. Sure, Namaskar, thank you so much. And very proud of you for all the work you're doing. Thank you so much sir, thank you. तो आसिफ फारूकी साहब, अभी आपने केतन नायक साहब को सुना। सर ये क्या है? मतलब मेरा ये कहना है कि क्या मुंबई के लोग जो हैं भेड़ बकरी हैं? 12 ऐसी कॉर्पोरेशन हैं जहां पर अभी तक कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए हैं। दूसरी चीज क्या है कि जहां तक बीएसटी का सवाल है, जैसे इन्होंने बताया, दीज आर ऑल बसेस विच आर मोर और लेस मेड इन चाइना, टेक्नोलॉजी इज चाइनीज। तो उसको रिपेयर करने के लिए भी आपको चाइनीज इंजीनियर से बात करनी पड़ती है कि अभी मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। सर आपको लगता नहीं है कि हमें जागना चाहिए अब और बोलना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है? हमारे पास बसेस नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पे क्या टाटा, अशोक लेलैंड, ये हिंदुजा वगैरह, ये बसेस भी नहीं बना सकते? सर आप बताएं। सर मैं एक शेर से आपको इस बात की वो करूँ, अब भी क्या है, एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना, हमने खुद ही भूल से मैं खाने दूसरों के हाथों कर दिए, तो वो वाला हाल है सर। अभी क्या है, आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी कि जिसमें आप कंपेयर करेंगे तो आपका ये देश, आपकी एक एक टेक्नोलॉजी, आपके एक एक सर्विसेज, ये कहाँ जा रही हैं आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जितनी बॉम्बे की क्वालिटीज़ थी, बीएसटी को बॉम्बे जाना जाता था बीएसटी सर्विस की वजह से, कि बॉम्बे एक आम जनता का आदमी जब यहाँ आम जनता चली आती थी तो इतनी अच्छी सर्विस यूपी से और बिहार के मुकाबले में यहाँ मिलती थी।
तो ये यहाँ के बस जाता था। मेरे ख्याल से आगे बसें तो बड़ी साफ़ सुथरी आ गई हैं, चमकती आ गई हैं, कांच वाली आ गई हैं, लेकिन सर्विसेज उतनी ही वर्स्ट होते जा रही हैं। हम और लोग को दूसरी तो बात ये भी है फारूकी ऐसे- साहब, ये दरवाला साहब, इफ यू रिमेम्बर एट वन टाइम इन मुंबई सर, बस स्टॉप के ऊपर लोग लाइन से खड़े रहते थे, करेक्ट, कोई भागता नहीं था बस के लिए। अगर कोई भागता था, मुझे अभी तक याद है जब मैं यहाँ मुंबई में पहली बार आया था, मैंने देखा वहाँ पे वैसे ही खड़ा हुआ था मैं वहाँ पे, मतलब आई वाज इन माय कार बट आई हैड जस्ट गॉन, आई थिंक देयर वाज सम वर्क और समथिंग आई हैड, आई हैव सीन इट माई सेल्फ, पीपल टर्न अराउंड एंड आस्क्ड दोज गाइज हु वर ट्राइंग टू रश फॉर द बस, बस के लिए जो दौड़ रहे थे उनको जो मुंबई का रहे उसने लोगों ने मुड़ करके देखा और कहा आई यू फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आए हो क्या, जो भाग के चढ़ रहे हो बस में। सर मैं आपको वाकई बताऊं कि हमारे जो पास के राइटर थे, फेमस राइटर साहिर साहब, मिंटू साहब जी, उनके अफसानों को आप पढ़िए तो उसमें बीएसटी का एक बड़ा ही उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वो पैराग्राफ्स होते थे, उसका जिक्र होता था कि वो कैसे मुंबई में आए तो बीएसटी में कैसे चढ़े और उसकी क्या सर्विसेज थी, और उससे बड़े मज़े लेते थे लोग पढ़ने वाले भी। लेकिन आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं जो ये देख रही हैं, तो ये तो बड़ा फैटल वाला काम हो रहा है, और इससे तो हम लोग जान छुड़ाने की जैसी बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जाने जा रही हैं, उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं टिकट की। अब वो हम लोग को तो बड़ा प्राउड होता था, एज ए स्टूडेंट हम लोग चलते थे, 10 पैसे का टिकट रहता था सर, तो आज आप वो 10 रुपए में स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज है सर, सब एक हो गया है। लेडीज के लिए क्या फैसिलिटीज है सर, बीएसटी निकालती थी, न कि प्रेसिडेंट और प्राइम चीफ मिनिस्टर निकालते थे। ये बीएसटी के जो चेयरमैन होते थे उनकी क्या पोजीशंस होती थी, और उसमें पब्लिक का से होता था। इस तरीके से कि आप जो लोग जा रहे हैं ट्रैवलिंग बाय बीएसटी, अभी उनका कहना है कि फैसिलिटीज अच्छा है, एसी बसेस आए, वो किराए जो है, दो टिकट प्राइसेस हैव फॉलन डाउन, ये सब है, ये चीज मानते हैं। और कहां से कहां आप छोटे छोटे बसेस में कोई भी नुक एंड कॉर्नर तक पहुंच सकते हो, और बहुत सारे फैसिलिटी। बट ये जो एक्सीडेंट हो गया उसके बाद ये चीज है कि उनके वर्कर्स जो है उनको, और मेडिकल फैसिलिटीज जो ऐसा घटना होगा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज द फेयर वे है, और जो कंडीशंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल, और विल कम बैक टू, आई जस्ट कम बैक टू दारूवाला साहब। यू नो, देवेंद्र फडणवीस जी ने आज क्लियर वही कहा, मूल मंत्र महाराष्ट्र एक है, मूल मंत्र ये है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, ये महाराष्ट्र का मूल मंत्र है। देवेंद्र फडणवीस जी ने क्लियर कट कह दिया और कहा कि सावरकर का अपमान नहीं सहेगा महाराष्ट्र, नहीं सहेगा महाराष्ट्र। कांग्रेस रूल्ड कर्नाटक जो कर रहा है वो गलत है। दारूवाला साहब। Exactly. Pradeep sir and Rajiv sir, just asserting what Devendra Fadnavis ji said, कि एक है तो safe है, that is what my Prime Minister said. And today on your prestigious channel, I'll give you a living example of बटेंगे तो कटेंगे is none other than Raj Thackeray and Uddhav Thackeray. When this family was one, when Uddhav ji and Raj Thackeray were under the banner of Honorable Bala Saheb Thackeray, how strong शिवसेना के अंदर जब बॉम्बे रूल करती थी, ऐसा एक भी अगर आप प्रकार देखते तो क्या होता, शिवसैनिक वो लोगों को उधर ही जला देते थे। तो ये लिविंग एग्जाम्पल है, ये लोग दोनों भाई बढ़ गए तो शिवसेना कट गई, ये इसका लिविंग एग्जाम्पल है। तो आई थिंक यू शुड टेक the phrase very seriously, and now everybody needs to be united and work together, because if we all are one, we are safe, and it is a $1 million phrase, एक है तो safe है, बटेंगे तो कटेंगे। इसको जिसने समझ लिया वो ही ये महाराष्ट्र में सक्सेस ला सकता है, और वही सक्सेस स्टोरी महाराष्ट्र में आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे। फारूकी साहब, चार्जेस क्लियर कट है। बीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि आपके भारत छोड़ो जो भी यात्रा चल रहा था, और जो भी राहुल गांधी जी जबरदस्त तरीके से जो हासिल कर दिया था, जो करना था ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सक्सेसफुल था, बट दैट वाज बीइंग फंडेड बाय एंटी नेशनल्स। एंटी नेशनल्स उसको फंड कर रहा था। देश के विरोध जो काम करने वाले लोग ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े हुए थे, एक्टिविस्ट जो जुड़े हुए थे, सोनिया गांधी जी के डायरेक्ट लिंक सोरोस से एस्टैब्लिश कर, ये क्या चल रहा है? देश विरोधी तत्वों के साथ भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, फारूकी साहब।
सर देखिए, मैं अब ये पॉलिटिकल मुद्दा आ गया है और इसमें बहुत ही हमारा डिफरेंस है हमारी अपोजिशन पार्टियों के साथ में, कि आप नेगेटिव सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं। दोनों का अगर आप इनका मुद्दा देखें कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, और राहुल जी का देखिए कि वो किस तरीके से वो भारत न्याय यात्रा या पूरे देश को एक साथ में करने वाली यात्रा कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे गिलास आधा भरा है कि खाली है। तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक नेगेटिव थॉट है, एक पॉजिटिव थॉट है। बीजेपी ने जो ये कॉल आउट किया है कि एक है तो सेफ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनका मकसद वो बोलते ये कुछ है और करते ये कुछ है। ये एक और सेफ सिर्फ अपने लोगों को करते हैं। इन्होंने आम जनता को बिल्कुल अलग करके रखा है। अभी भाई साहब ने, दारूवाला साहब ने एक एग्जांपल दिया बाल ठाकरे की फैमिली के बारे में, लेकिन वहीं पे इन्होंने पवार साहब की फैमिली को डिवाइड कर दिया। बीजेपी गवर्नमेंट ने उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसको डिवाइड कर दिया। उसको इन्होंने कभी ये मेहनत नहीं की कि भाई ये एक रहे और लेके चले। हिंदुत्व का अगर ये बात करते हैं तो सारा ठीका खाली बीजेपी ने लिया है, कोई दूसरी पार्टी उसको हिंदू के बारे में नहीं बात करे। ये और हम हिंदुस्तान जो है, ये जो दूसरी कौमें हैं हिंदू के अलावा, तो वो कहाँ जाने वाली है? उसको क्यों नहीं ये बोलते कि भाई आप एक साथ में रहिए? ये क्यों डिवाइड करना चाहते हैं? तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है इनकी, और फेस के ऊपर कटेंगे तो बटेंगे, और इस तरीके से एक भोली भाली जनता को बहला फुसला के ये अपना वोट की राजनीति करके सत्ता में रहना चाहते हैं। इनका यही काम है। ये डेवलपमेंट का काम और प्रोडक्शन का काम और जॉब दिलाने का काम, महंगाई पे कंट्रोल का काम, ये सब इनका काम नहीं है। उसके ऊपर ये नहीं सोचते हैं। दारूवाला साहब, बाकी ये इसी को डिवाइड एंड रूल करके पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। सर आपने सुना, आप डिवाइड एंड रूल करते हैं बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। बोलिए सर। दारूवाला साहब, यस सर। आप आसिफ फारूकी साहब बोल रहे हैं कि आप डिवाइड एंड रूल करते हैं, सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी करेंगे। नाउ आई जस्ट गिव अ आप twist to your आप debate बांटेंगे and भी और this would काटेंगे be- भी। जी बोलिए। Yeah, in fact, I was just thinking the other day, Rajiv sir, Pradeep sir, you also can think about it, and this can be a very successful narrative in Maharashtra. I was thinking divide and rule. Divide and rule is nobody else. I'll just tell you, as per the number, is nobody else than Honorable Sharad Pawar ji. And you will be asking how? How am I saying this? Gee, how are you First saying thing, this? he dropped a bomb yesterday saying that the India Alliance should be led by none other than Mamata Banerjee. She has the ability. She is a steel-fisted tigress who can lead the India Alliance. यानी देखो सर कैसा systematically. I will go reverse. How systematically Sharad Pawar ji has already put a divide in Indie bloc, where now they are going to fight as to who's going to be the face. Point number one. That is about Indie bloc, which we all reported. You are aware what happened. Now, what happened 2.5 years back? I feel Sharad Pawar ji, knowingly or unknowingly, is the biggest alibi, is the biggest gentleman who is helping BJP for getting this thumping victory. And I can tell you with record how he did a favor on us. When we came to power in 2019, for 1 month we couldn't form the government. As to Uddhav Thackeray ji said that I need to be the chief minister, though with his 30-40 seats, he was aspirant to become the chief minister. How alone? Now I can tell you, it was Honorable Sharad Pawar ji who showed him this dream that you can become a chief minister with 40 to 50 seats. They broke away from the Saffron Alliance. Uddhav Thackeray started fighting on his own with his little bit number. They took support from Congress. They took support from other small regional parties. They broke away from BJP, and Uddhav Thackeray started his career. Nevertheless, less than 2.5 years, his career came to an end. Today, Sharad Pawar ji has made Honorable Uddhav Thackeray ji zero in Maharashtra. So it's a blessing in disguise. He broke away a person from us. He divided the policy. He divided the party. He has taken away competition from Maharashtra. He made him change his
vichardhara. From Saffron Alliance, Uddhav Thackeray ji was misguided and misled to make people understand that he is the Musalmanon ka Masiha in Maharashtra, which again took votes away, the little bit votes that Shiv Sena would get in Maharashtra. The stalwart Maharashtrian people did not vote because he was never, Vandaniya Balasaheb Thackeray never said that I am going to lead and going to become the Masiha of Muslims in Maharashtra. So over there, voters turn around. So Uddhav Thackeray ji zero हो गए, इंडिया अलायंस टूट गया. अब ये सब लोग को खत्म करने के बाद, now I will not be surprised. I am again telling you, I will not be surprised if his 20 member of parliaments and his 10 MLAs in Maharashtra join with us and say that the end of opposition in India. BJP is very, very grateful to Honorable Sharad Pawar ji. दारूवाला साहब, क्या मरकड़वाड़ी जो इंसिडेंट हो, जो शरद पवार जी, नाना पाटोले जी, ईवीएम नहीं चाहिए, पूरे गांव वाले एक साथ आए, क्या एक रेवोल्यूशन होगा? अभी सब गांव ऐसे ही प्रोटेस्ट करने शुरू करेंगे कि ईवीएम नहीं चाहिए, ईवीएम नहीं चाहिए, ये गलती से जीता, बीजेपी ने छल से जीता. तो क्या आपको कुछ डर लग रहा है कि ऐसे कुछ होने वाला है? बिकॉज शरद पवार जी ने कहा ऐसे एक रेवोल्यूशन होने वाला है, जयप्रकाश नारायण जैसे एक रेवोल्यूशन होने वाला है अभी, where EVM is concerned. Don't want EVM. दारूवाला साहब. I am waiting for the revolution. Whatever agenda Honorable Sharad Pawar ji picks up, it was the farmer agitation which in the Indie bloc sponsored and supported. Then there was this Maratha reservation which Jarange Patil was made a कठपुतली in the hands of Honorable Sharad Pawar. अभी वो खत्म नहीं हुआ, वो फेल हो गया. फार्मर्स एजिटेशन फेल हो गया. अभी तीसरा ये बैलेट को लाना है, ईवीएम को हटाना है. So this all this agitations that Sharad Pawar ji, his India Alliance and this people sit and think. Now just look at the interesting part of politics. To misguide people and to make us more stronger. EVM is the most perfect system which cannot be penetrated. Time and again, the Supreme Court, Honorable Supreme Court, all over the technicians have said, you cannot tamper with these machines. Now they have to go to the people and they have to show with a handful of people that the reason we lost is EVM. They are not accepting, they're not acknowledging the fact. The reason we won is because of the divide and rule. ये लोग जो divide किया, इनका family इनसे अलग हो गया, because they knew that Honorable Narendra Modi ji can only give a stable government. In Maharashtra, 3,000 RSS workers were on ground. And I will tell you today, Rajiv sir, I want you to listen to this carefully. What happened, what magic happened between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Close to 14% voters who are stalwarts, Imandar BJP voters, in Lok Sabha, their name was missing. Systematically, I know thousands of my friends, they called me up, they said, Lok Sabha ke waqt हमारे पास लोग नहीं आए, हमारा वोट का स्लिप नहीं दिया. And when they went for voting, all Sarsakat means all the societies which were BJP supporters, their name were missing. We did nothing. We did nothing. What the politicians did about Ladki Behan, that was a different aspect. What we ground level workers, we went and we registered this 15% magical vote, which was not going to come to us in Vidhan Sabha. ये हमारी वोटिंग को हमने लाया, ग्राउंड पे जाके काम किया. That is why we are thankful to the Rashtriya Swayam Sevak and the 3,000 workers who did their job, and next day, even waiting to be said thank you, they went back to their office to work, sir. ये दुरुस्त बात है. और यहाँ पर आसिफ फारूकी साहब, ये अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें तो तकरीबन 26.6% वोट जो है वो बीजेपी को मिला है और आपको यानी कांग्रेस को 12.5% मिली है. लेकिन उद्धव ठाकरे जी को अगर आप देखें और सामने एकनाथ शिंदे साहब को देखें, एकनाथ शिंदे साहब तकरीबन 12.2 या 12.26% के करीब है और उद्धव ठाकरे जी इज एट अबाउट 9.96%. तो वहां पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. वेरी फ्रैंकली, उद्धव ठाकरे से आपके पास अभी भी वक्त है. अगर वो अच्छे तरीके से काम करें, उनके वर्कर जाके बाहर करें. जैसे मैं बोलता हूँ, अरे भाई वापस चौल में जाओ, कैरम खेलो, शिवसेना की शाखा में जाइए, वहां बैठ करके चाय पीजिए, तो माशाल्लाह एक बार फिर शिवसेना जो है वो पुनर्जीवित हो जाएगी. लेकिन कांग्रेस का ये हाल कैसे हो गया सर, आप ये बताइए. क्योंकि नहीं सर, कांग्रेस देखिए, आपने अभी जब डेटा की बात की है जी, तो मैं आपको बता दूं कि 80 लाख वोट पड़े हैं कांग्रेस को.
टोटल वोट महाराष्ट्र में 80 लाख पड़े हैं जी। और सीट आई है 15 जी और उसके 16 जी और शिंदे सेना को 79 लाख वोट पड़े हैं सर टोटल और सीट आई है 57। जी तो इसको आप क्या बोलेंगे? सर ऐसे ही ये तो सब बट द EVM सेम थिंग हैपेंड इन द manipulations है, लोकसभा इलेक्शन। फारूकी साहब माफ कीजिएगा, लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को आपसे ज्यादा वोट पड़े और उनकी सीटें सिर्फ 9 आई, आपकी 14 आई, 13+1। तो ये तो सिस्टम ऐसा है सर। नहीं, लेकिन हम ये एक छोटे से दायरे में बात कर रहे हैं सर। जी हम महाराष्ट्र के एक छोटे से उसके अंदर एक मैं state के महाराष्ट्र अंदर की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी गॉट अ हायर परसेंटेज ऑफ वोट्स देन द कांग्रेस इन द महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन। सिर्फ लोकसभा जो महाराष्ट्र में था वो, और कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली 13+1। अगर सांगली की सीट भी अगर आप ऐड कर लें तो 14 हो गई। तो ये तो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऐसे ही होता है सर। उसमें क्या होता है, कभी कभी वोट शेयर बहुत बढ़ जाता है लेकिन सीटें सामने वाले की ज्यादा हो जाती हैं। अब वहां पे तो ऐसा है कि सर वो ठीक है, लेकिन जी। हमारा बोलना ये कि पॉपुलैरिटी में हमारी कोई कमी नहीं है। हमको सिर्फ उसको सिस्टमेटिक वे में उसको सही तरीके से इनकैश करवाना है और इस पे हमारे लीडरान जो है ध्यान दे रहे हैं और मेरे ख्याल से आइंदा जो है जी। हम लोग एरिया वाइज काम करते हुए उसी तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे फारूकी साहब, प्रदीप जी सॉरी, ये दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सर ईवीएम की बात होती है कि ईवीएम हैक हो सकता है, मैं मानता हूं यूएसए में ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता है। जेंटलमैन, व्हाट इज दिस फीडबैक आई एम गेटिंग ऑन माय फोन, ऑन माय ईयरपीस, प्लीज स्टॉप इट। यूएसए में ईवीएम नहीं इस्तेमाल होता है, यूके में ईवीएम नहीं इस्तेमाल होता है, फ्रांस में नहीं इस्तेमाल होता है, जर्मनी में नहीं इस्तेमाल होता है, स्पेन में नहीं होता है, जापान में जहां से हमारी जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो हम मशीनें बनाते हैं जो यहाँ बनती हैं, आईएल बनाती है, लेकिन वो डिजाइन जो है वो जापानी डिजाइन है, जापान में भी नहीं होता है, मानता हूं। लेकिन सर अगर ईवीएम, मान लीजिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ धांधली होती तो वो धांधली कौन करेगा? कोई इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ा हुआ ही आदमी करेगा। आपको आवाज आ रही है ना सर? दारूवाला साहब, आपको भी आ रही है ना आवाज मेरी? Yeah, your voice had gone in between. Now, who will do whatever needs to be done to hack the EVMs or to scam the EVMs or to reprogram the EVMs in favor of the BJP? It'll have to be somebody who was in the election commission. सर इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी है। मैं आपसे पूछता हूं आज से फारूकी साहब, जो भी ईवीएम के साथ धांधली कर रहा है उसका कोई रिश्तेदार होगा, उसका कोई भाई होगा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा जिसको वो उसने जरूर बताया होगा। आज तक एक भी विसल ब्लोअर सामने क्यों नहीं आया ये बोलने के लिए कि हाँ भाई मैं इंजीनियर हूं और मैंने यहां ईवीएम में इस प्रकार धांधली करी है। हिंदुस्तान में सर कोई बात छुपी रहती नहीं है। नथिंग रिमेन्स सीक्रेट इन इंडिया, 2 सेकंड में बाहर आ जाती है। तो ये बात क्यों नहीं आई? अब आप बोलें। नहीं सर, ऐसे वीडियोस तो बहुत आए हैं कि हम कर देंगे, उसको पैसे दीजिए, इतने रुपए मैं आपको भेजता हूं, कि जिसमें उन्होंने क्लेम किया हुआ है। और ये सब हिंदुस्तान के अंदर रह के करना ज़रूरी नहीं है सर। ये रिमोट से भी कहीं से भी किया जा सकता है। और जिसको ये इजराइल वगैरह के लोग जो है बहुत सिस्टमेटिक वे में करते आए हैं, इसको प्रूव भी किया है इससे पहले, और बगैर चिप के भी किया है। और हर तरीके से ये पॉसिबल है सर इस मशीनों को। लाइक आई सेड बिफोर, इससे पहले वाले भी इंटरव्यू में मैंने ये बात कही थी कि मशीनें जो लोगों ने बनाई है, इंसान ने बनाई है, वो हमेशा टेम्पर की जा सकती है अनलेस अनटिल आपको आसिफ फारूकी जी, आपको आपके सामने बहुत बड़ा एक ही इंडिया अलायंस को आप यूनाइटेड कैसे करेंगे? शरद पवार जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी शुड लीड। लालू जी जब इस किस्म के हालात होते हैं तो ममता शुड लीड। एक डिस्टर्बेंस आता है जब यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी शुड लीड द इंडिया अलायंस। तो सब जगह फूटने के कगार पर है। इंडिया अलायंस को एक कैसे रखेंगे? अडानी वाले इशू में न ममता साथ में दी, न अखिलेश यादव साथ में दिए। तो क्या ये इंडिया अलायंस इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप? फारूकी साहब नहीं, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लोग चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि
जाहिर सी बात है कि इतना डिस्टर्बेंस हुआ है इंडिया अलायंस को, जो उम्मीदें थी, और कुछ चेंजेस आ सकते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल कुछ चेंजेस नहीं आएंगे तो हम लोग अपने रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमने वो डिसीजन लिया है। जी। तो उसके अंदर कोई वो अच्छी बात है कि इसके ऊपर चर्चा हो रही है और बातें चर्चा हो रही नहीं है। बोल रहे कि कोई ममता खराब बात तो बनर्जी नहीं है सर। लीड करेंगे हमको, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि सभी आपके अलाइज कह रहे हैं कि ममता शुड लीड। चर्चा इससे नहीं हो पहले रही, अनाउंस ऐसी ही कर दिया परेशानियां उन लोगों बहुत बार आई है, कांग्रेस ने इसको बहुत झेला है और हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल करके वापस भी आ गए हैं। इफ़ यू रिमेम्बर सर, 97 में जब सोनिया जी आई थी उस वक्त भी हालात बड़े अजीब अजीब हो रहे थे। 2004 के इलेक्शन में काफ़ी लोग भाग के चले गए थे, लेकिन सोनिया जी अकेले निकल गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरा चेंज कर दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से इस किस्म के हालात से कांग्रेस या दूसरी बड़ी पार्टियां जो है वो बिल्कुल तैयार रहती है और उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट हमारे फ्यूचर में आएगा। हम एक मुद्दे को लेके चल रहे हैं सर, हम सेक्युलरिज्म को लेके चल रहे हैं, हम देश की जनता के भले के लिए चल रहे हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान और मंदिर बट मस्जिद। है वो भी प्रॉब्लम है, हमारे दिल फारूक के साहब अंदर है, प्रॉब्लम लेकिन दारू वाला हमारा साहब, डेवलपमेंट के ऊपर है। दारू और वाला देश साहब, लातूर में वक्फ बोर्ड ने सब किसानों को नोटिस इशू कर दिया। वक्फ बोर्ड ने नोटिस इशू कर दिया है दारू वाला साहब, और बहुत बड़ा एक विषय बन गया है। राज ठाकरे जी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो क्या देख रहे हैं जो मोदी जी कह रहे हैं कि वक्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दे नीड टू बी रिफॉर्म्स, या आखिरकार सब जगह से जो नोटिस किसान को जा रहे हैं, चर्च को जा रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को जा रहे हैं, हाउ डू यू सी द फ्यूचर? सर जी, ये जो वक्फ बोर्ड का जो ड्रामा चला है ना सर, मैं आपको बोलता हूँ इट्स अ बिगेस्ट जोक। आई विल बहुत नॉट अच्छा बी है, इन्होंने सरप्राइज। खुद ही एक्सेप्ट कर लिया ड्रामा। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर स्कूल लेटर्स, चर्च को लेटर्स, इंडिया गेट को लेटर, और आई एम सरप्राइज एज टू दे आर राइटिंग लेटर्स टू एवरीबडी। हाँ, मैं मानता हूँ कि 800-900 साल पहले मुगलों की हुकूमत थी, पूरा देश इनके अंडर में था, मगर आप लोग आने के पहले, मुगल लोग आने के पहले, ब्रिटिश जो है या प्रोडिजी ऑफ द कांग्रेस आने के पहले, सब तो हिंदुस्तान का था सर। अभी ये आपका कैसा हो गया? आप तो टेम्पररी यहाँ पर आए, अग्रेशन किया, लोगों को बर्बादी की, तोफ के नोक पे आप लोग ने लोगों की गर्दनें उड़ाई, मस्जिदों को आपने जो है मंदिरों से एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे आपने जो अजान के भोगे लगाए। सर, ये 800 साल तक सनातनियों ने, हिंदुओं ने सहा है। अब दे आर गोइंग टू गेट बैक टू यू। 2047 के अंदर जो मोदी जी का सपना है, सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत और एक निशान, मैं आपको बोलता हूं दिस इज गोइंग टू बी हिंदू राष्ट्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। आप भले कितने भी नोटिस दो, आपको जितना करना है, अब बेचारे मुसलमानों को बेवकूफ बना के उनको आप कितना भी आप बहला फुसला के आप उनको आगे करो सर, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये फैमिली जो है ना 20-30 हजार जो करोड़ के ऊपर बैठी है, उसको सेफ रखने के लिए इनका जो परिवारवाद है, ये कोई नए आदमी को आने ही नहीं देता सर। ये कांग्रेस मुक्त देश बहुत जल्दी होने वाला है। फरूकी साहब, आप प्लीज जागिए, समझिए, क्या ये कांग्रेस का 65 इयर्स ऑफ जो शासन ये अब खत्म होने आ रहा है। लोग यहाँ पे जागरूक हो चुके हैं। सनातनियों को जितना सताया गया, यहाँ पर जो जो हुआ, ममता जी के मदद से जो बांग्लादेशी यहाँ बॉम्बे में आके बैठे, घुसपैठिया पूरे देश में फैल गए, इसको अब रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। और ये काम करने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जी एक हो गए। शरद पवार जी जैसे चाणक्य है, उनका तो हम जितना शुक्रिया अदा करो। जो जो हमारा ऑपोजिशन है उसको सिस्टमेटिकली लाइफ लॉन्ग खत्म करने का काम ऑनरेबल शरद पवार जी ने किया। एंड आई एम टेलिंग यू राजीव सर, प्रदीप सर, you when you go home today, give it a thought and just understand that what I said is the breaking statement. Sharad Pawar ji is the biggest alibi for BJP. Right. हमारा Well, the only thing is opposition you should be मुक्त very करने का happy with काम him. शरद पवार जी ने किया। No Thank wonder, you so much. no wonder you gave him the Padma Vibhushan. पद्मा विभूषण से आप लोगों ने पहली बात उनको इसलिए नवाजा, माशाल्लाह। तो सर ये बताएं, अली दारूवाला साहब, आपने बात करी कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। जो आज की तारीख में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसमें मोदी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है सर? इट इज द स्टेटमेंट बीजेपी। पढ़िए आज का।
सर द statement बीजेपी ये द कांग्रेस मोहम्मद यूनुस को हमारा शिष्टमंडल जाके मिला, वो कह रहे कि आपने हमारे इंटरनल बात में दखल देना ये गलत है। सर यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, एक बात ध्यान से सुनिए, अगर वक्त पड़ा ना सर उधर घुस के वहां से वो लोगों को उठा के हम इंडिया में लाएंगे। आर्टिकल जो हमने बनाया था सीए एनआरसी, उसके अंदर ये लोग को जो यहाँ पे सिटीजनशिप देने का जो हमने डिसीजन लिया था ना सर, थोड़ा उसके बारे में सोचिए, बिकॉज वी न्यू द माइनॉरिटी आउटसाइड द कंट्री इज बीन टारगेटेड, not only in Bangladesh, in Pakistan, in Sri Lanka, in the Arab nations. We need to bring our Indians, our Sanatanis, our Hindus who are being persecuted back. And I can assure you on this channel of yours, if they do not stop at this, then हम तो घुस के मारने की भी ताकत रखते हैं। And for us, उसके मारने का क्या मतलब हो सर? Are you going to declare war on Bangladesh? No, we are going to declare war on the people who are creating atrocities on our friends, who on our brothers. नहीं सर, ये इंडिया की माइनॉरिटी के ऊपर जाति करेंगे, ये बोल रहे हैं सर। सर आपसे पूछ रहा हूँ, ये धोबी से नहीं तो गधे से, ये इंडिया की माइनॉरिटीज के ऊपर जाति करेंगे। एक सेकंड सर, ये लोग आपस में ही पहले डिवाइडेड है। मोहन भागवत जी का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि भाई मस्जिदों के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना, एक था हमारा राम मंदिर, उसके लिए हो गया और वो एजुटेशन हमारा पूरा हो गया। लेकिन ये लोग तो अपने बड़ों बुजुर्गों की भी नहीं बात मानते, ये संविधान की बात नहीं मानते। मोदी जी ने खुद कहा सबका साथ सबका विकास। आज जो दारूवाला साहब की बात मैं सुन रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये किस तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं। क्या आप माइनॉरिटीज के ऊपर जाति करके उनको मार पीट के हिंदू बना के बांग्लादेश में जाके हम हमारे लोगों को वापस लाएंगे, इसको ट्विस्ट करके अलग के ऊपर जाति करेंगे, इसका मतलब है तो ये आपका जो सबका साथ बांग्लादेश सबका की बात विकास, यानी आप झूठे काशी सर ने क्या बोला, थोड़ा ध्यान से सुनिए सर। मोहन भागवत जी ने कहा कि हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढेंगे, क्यों ढूंढना, इसका मतलब है कि आप उनकी बात नहीं मानते। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फारूकी साहब, आसिफ फारूकी साहब, ये सब नॉनसेंस है। में नहीं विश्वास करते। दारूवाला साहब, वन सेकंड, आसिफ फारूकी साहब, तो आप आसिफ फारूकी साहब के ऊपर भी आप आसिफ फारूकी साहब 1971 में इंदिरा जी के कहने पर और कैबिनेट के डिसीजन पर भारतीय फौज बांग्लादेश, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में घुसी और 17,000 हमारे सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दी बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करने के लिए, ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद करने के लिए, बांग्लादेश बनाने के लिए। आज की तारीख में बांग्लादेश के जो रिटायर्ड फौजी हैं और कुछ सर्विंग फौजी हैं, वो कहते हैं हमें ऑर्डर दे दो, 4 दिन के अंदर अंदर हम कलकत्ता में होंगे। सर ये क्या है, ये ऐसी बात क्या समझा जाए इससे? आसिफ फारूकी साहब आप बताएं। नहीं, आप इनसे पूछिए ना, दारूवाला साहब से, कि वो क्या अपने हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के ऊपर जाति करके दिल खुश कर लेना चाहते हैं। सर मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, सर अब विषय सुनिए ना सर, थोड़ा कान खोल के सुनिए ना राजीव सर क्या बोल रहे हैं। सर मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बांग्लादेश के जो फौजी हैं जाति करना चाहते हैं। सर बांग्लादेश के जो फौजी हैं, बांग्लादेश आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं कि दे विल कॉन्कर कैलकाटा विद इन 4 days। दैट्स व्हाट द बांग्लादेशी आर्मी हैज सेड। आई रिपीट टू यू। And 17,000 Indian soldiers were martyred for the independence of Bangladesh. What do you think of that, Farooqi साहब? नहीं सर, हमने वो जो उस वक्त किया, उसको बांग्लादेश को आज़ाद करवाया जी पाकिस्तान से, और उस इलाके में जो डिस्टर्बेंस था वो ख़त्म किया और वो कायदे से चला। लेकिन जो आज जो सिचुएशन है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के ऊपर अगर ज़्यादती हो रही है तो हम उसको भरपूर कंडेम करते हैं। और अगर ज़ुबान से तो ज़ुबान से, हाथ से तो हाथ से, तलवार से तो तलवार से उस ज़ाति को ख़त्म करना चाहिए, चाहे कोई भी देश कर रहा हो, इंडिविजुअल कर रहा हो, फैमिली कर रही हो। आसिफ फारूकी साहब, बट बेसिकली यहाँ पर एक ऐसे चल रहा है, मेजॉरिटी कम्युनिटी में इस प्रकार से संदेश जा रहा है कि जैसे नमाज अदा में फ्राइडे आप लोग कहते हैं कि सीरिया के लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अलग अलग मुस्लिम कौम के लोगों जहां अत्याचार हो वहां पर आप प्रेयर करेंगे, वही प्रेयर आप
बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे। ये एक नहीं, ये क्लियर गलत कट है मैसेज सर। जा रहा है ये कि मैं इस मस्जिद चैनल जो के माध्यम से जिस स्फूर्ति से मुसलमान मुस्लिम अत्याचार पे बात कर रहे हैं, हिंदू अत्याचार पे नहीं कर रहे। किसी के ऊपर भी जाती हो रही हो उसको कंडेम ना करे, किसी के ऊपर भी, मुसलमान की तो छोड़ दीजिए सर, किसी भी गैर कौम के ऊपर भी अगर जाती हो रही मगर है ये नहीं हो रहा है, तो हम मस्जिदों से उसका नहीं हो पूरा रहा है। condemn अब करते फारूकी हैं साहब यही है, और हम मसला अपनी यही है तरीके कि से मस्जिदों से let me come नहीं चल रहा है कि इसको कंडेम नहीं कर रहे। जो सीरिया में होते हैं तो वहां पर आप कंडेम सर, करते हो, हमारी जो वॉर हुआ आवाज इजराइल यहाँ और पे जिस तरीके से- फलस्तीन में, वहां पर कंडेम किया। यहाँ पर मस्जिदों से वो निकल नहीं रहे आवाज। सर हमारी मस्जिदों को आप खोद के रखे हुए, क्या निकालेंगे आवाज? आप तो हमको खुद ही परेशान करके रखे हुए हैं। हम तो आपकी ताकत बंद करके रहना चाहते हैं, आपने तो हमको डिवाइड करके रखा हुआ है। आप जनता को इतना अलग दूर करके रखे हुए हैं कि उनकी मस्जिदों के नीचे, हर मस्जिद में तो आप मंदिर ढूंढ रहे हैं। आप मोहन भागवत की बात को नहीं मान रहे। हम कैसे समझ लें कि आप हमारे दोस्त हैं? आपने तो हमको डिवाइड करके रखा हुआ है। आपकी ताकत हम बंद करके रहना चाहते हैं, आप तो हमको खुद ही मारने के चक्कर में है। हम कैसे, अब हमारी आवाज पहुंच कहाँ पाएगी इस हंगामों के बीच में? वरना Right, हमको तो दारूवाला साहब। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से अभी आपने 5 मिनट पहले जो तकरीर की है दारूवाला साहब ने, ये तो बड़े रोंगटे खड़े करने वाली बात है सर। जी, ये दारूवाला एक- साहब। एक है तो सेफ है वाली बात कहाँ है? दारूवाला ये divide साहब। करने वाली बात है सर। दारूवाला साहब, जो अभी आसिफ फारूकी साहब ने कहा, आसिफ फारूकी साहब ने एक बात बोली और यहां पर लेट मी क्लैरिफाई, मिस्टर राहुल गांधी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हिमसेल्फ, हैज रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर कि साहब आप जो माइनॉरिटीज पर, हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में, उसके बारे में सरकार कुछ करे। That is an official request which has gone from the LOP, from the leader of the opposition to the Prime Minister himself. In fact, there was a parliamentary subcommittee meeting on what is happening in Bangladesh, where the foreign ministry briefed all leaders on that, where Congress leaders were in the forefront of saying that, listen, we have to do something here. That is part one. Part two, जो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना सर, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज क्या समझे? यू आर फ्रॉम अ माइनॉरिटी योरसेल्फ, आप खुद मुसलमान हैं अली दारूवाला साहब, तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? जब हिंदू राष्ट्र की बात होगी, अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, so what happens to secularism? What happens to equality before law? What happens to equal opportunity? No discrimination on the basis of religion, जो कि संविधान में है। दारूवाला साहब, Correct. Answering to you stepwise, firstly, Please, what please. leader of opposition asked in the parliament that the prime minister should intervene and go and get the justice done to the minorities, that is the Hindus in Bangladesh. Our high power committee met Muhammad Yunus yesterday. Those photos are in the front page of all the leading newspapers in the country. And over there, instead of listening to what he said it is not your affair to look after our affair. This is what his opinion is. Answering to that, ये जो कह रहे ना इनके रोंगटे खड़े हो रहे, I am repeating myself. अगर ये atrocities जो हमारे भाइयों पे, हिंदुस्तानियों पर और स्पेशली जो हिंदुओं पे बांग्लादेश में हो रहा है, अगर इसको इन्होंने नहीं रोका तो हमने क्या किया था बालाकोट में, आपको मालूम है। आपके जो आका है ना, CPIM, माओवादी और ये जो मार्क्सिस्ट, इनको आप बताइए refrain from doing it or else we will enter Bangladesh and we will get our people back. करिए I am- सर, आवाज दे, करिए सर। लेकिन आपको सर तो करना पता कांग्रेस चाहिए। इज आस्किंग यू टू डू वो इट। हमारे आका नहीं सर है, कांग्रेस मुझे बोल रही है कि आप करें। बिल्कुल आका नहीं है, करिए सर आप। सर राहुल गांधी जी ने खुद बोला, प्लीज चलिए। बात किया, एक बार, दो बार, तीन बार हम आप अमन भिखारी का मत संदेश करिए। दिए। One second, हम let me finish. हिंदुस्तानी है सर, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, गलतफहमी है आपको। तो मैं ये नहीं आपको और बता रहा हूँ, हमको आपके मौका लीडर ऑफ था ऑपोजिशन जाने के का। सवाल का जवाब हमने दे रहा हूँ। सुनिए फारूकी रिफ्यूज साहब, किया, हमारे पॉइंट बाप नंबर दादाओं ने रिफ्यूज किया है सर। पॉइंट नंबर 2 सुनिए ना सर, पॉइंट नंबर 2 क्या सुने सर, आप आपके राष्ट्र बिल्कुल की जो ख्यालात आप बात से बिल्कुल जो आप गंदी डर जहन रहे के हो ना, हैं। आप किस फारूकी तरीके साहब, से मेरी सोचते बात हैं, देश ना आप जनता बुजुर्गों जनता का से कैसी ख्याल पहुंचेंगे करते अगर हैं, आप बीच आप में बात संविधान करेंगे का तो? ख्याल करते हैं। आपके पास ना कोई आप विचार है, अपनी ना एक कोई गंदी धारा सियासत है, करना तो जनमानस ने आपको कोई रिजेक्ट कोई किया दम है। नहीं है। फारूकी सुनिए साहब ना उनको बोलने तो फारूकी दें। बकवास बात आप कर रहे हैं। सर फारूकी साहब मेरी उनको बात बोलने सुनिए। तो दें। बकवास बात नहीं, आप आपकी बकवास इंसानियत को से इंडिया ने जुड़ी हुई रिजेक्ट बात किया है कर रहे हैं सर।
सर फारूकी साहब आपकी उनको बकवास बोलने को इंडिया ने रिजेक्ट जी, किया। जी, जयमाला बोलिए, ने बोलिए। आपके घर पे बताया, इंसानियत से गिरी आप हुई घर बात पर हो कर रहे हैं। सर, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल, और आप यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ कुछ कर सकते हो। सकते हैं बांग्लादेश फरूकी में, साहब सुनिए, किसी आप के ऊपर अरे भी सुनिए अत्याचार तो हो रहा सही, है, आपको करना अरे चाहिए, वो सुनिए तो सही स्टेप उठाना सर, आप चाहिए मेरे को, कि आपको वो कैसे हजम नहीं हो दूर रही किया है जा सर हमारी सकता है। बात, आप हिंदुस्तान आपको की हमारी बात माइनॉरिटीज को हजम नहीं हो रही है। थ्रेटन मत कीजिए सर प्लीज, आप हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को थ्रेटन मत कीजिए या किसी इंसान को कहाँ से थ्रेटन मत कहाँ कीजिए। से जो हिंदुस्तान जाति कर रहा है माइनॉरिटी उसके के बारे ऊपर में आप बात वो किसने जो किया कर सकते हैं करिए। सर? यही तो आपको हक कांग्रेस से बनता है। प्रदीप सर, राजीव सर, इट्स जी। ऑलरेडी 8:15 नाउ, आई लाइक टू वाइंड अप बाय सेइंग Please. कांग्रेस आपने ने बकवास स्टार्टिंग बात की से है और यही इंसानियत बात से चलाई। गिरी हुई बात की है। ना सर आपने शाहीन ना बाग हिंदू के की अंदर बात की है, इन्होंने ना जो मुसलमान बिरयानी की बात बांटी की है, और आपने कहा कि इंसानियत से आर्टिकल गिरी हुई बात की है। 370 एबॉलिश होना Be चाहिए, careful before इनका तो giving एजेंडा all था these सर, kinds of सर इनका statements। तो एजेंडा ना था। आपको तो लीडर अभी में बिलीव है, आर्टिकल ना 370 आपको कश्मीर में आप यहाँ के एबॉलिश क्यों नहीं संविधान कर में रहे? बिलीव है, और फरूकी ना साहब जरा आपको बताइए ना इंसानियत में जनता बिलीव है को। सर। सर आपकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था आर्टिकल 370 शर्म को आना अबॉलिश चाहिए आपको करेंगे, जिस किस्म तब की आप बात अबॉलिश कब करते हैं करेंगे सर। जरा बताइए आप ना इंसानियत से सर, गिरी हुई बताइए बात ना। करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने सर सीए एनआरसी को मुसलमानों के विरुद्ध बताया था, कहा था कि मुसलमानों को हम इंडिया से निकालेंगे। कौन से मुसलमानों को निकाला? फरूकी साहब झूठी बात, ये झूठी पार्टी, जरा नैरेटिव के बारे में आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने कहा था कि हम मेजोरिटी के साथ अब आएंगे आप तो बात हम को संविधान घुमाइए मत। बदली करेंगे। आपने जितनी सर, बातें ये की झूठ उसके ऊपर जो बात फैलाया कीजिए। था ना, संविधान मैंने किधर कोई बदली ऐसी बात नहीं कही है। किधर बदली हो आप गया? नया कांग्रेस कानून ने कहा था बनाएंगे, ना हम वो संविधान पार्लियामेंट बदली में डिबेट करेंगे, होगा, सर, वहां बात की मोदी जी जाएगी। ने कहा आप है टीवी के ऊपर क्या कोई यहाँ पर डिबेट किसी मत का कीजिए नया कानून पाप के किया ऊपर। है ना तो संविधान बदली नहीं करेगा। नहीं, आप जो मेरी बात संविधान सुनिए बना फरूकी हुआ साहब, है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र तो हो, जनार्दन के सर कानून संविधान को बदलने से ही होगा ना। आप कांग्रेस उंगली की उठाइए। घुमाने फिराने की आपने बात करें ना, इंसानियत आप से रुकिए, गिरी हुई मैं नहीं बात रुकने की है। वाला, आप मेरी बात आप सुनिए। हिंदू और धर्म ये के जो हिंदू राष्ट्र के बारे अगेंस्ट में में बात सुनिए की है। सर, कोई भी हिंदू धर्म दूसरे धर्म के ऊपर तकलीफ बट देने की फारूकी बात साहब, नहीं करता देवेंद्र है। फडणवीस आपने जी ने सीधी कल बात कहा कि तकलीफ मैं देने की मुसलमान बात के की। खिलाफ नहीं हूं। मैं मुसलमान के खिलाफ कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूं और कल भी मुसलमान के खिलाफ नहीं रहूंगा। देवेंद्र फडणवीस खुलेआम, फडणवीस जी ने ऐलान किया कि हम मुसलमान के खिलाफ लेकिन नहीं हैं। दारूवाला साहब ने वो बात बिल्कुल ओपन कही है। क्या क्या बोलिए, क्या बोला? सबका साथ सबका विकास, ये बात हम लेके चल रहे हैं। आपने बिल्कुल खिलाफ बात कही है कि क्या बोला सर? आप लोगों मैंने को बोलिए दिमाग जरा। सही करके रहना पड़ेगा। आप होते जरा हैं झूठ हमारा दिमाग सुनने सही दीजिए, करने आपकी वाले। आपकी हम झूठ पक्के सुनने दीजिए। हिंदुस्तानी है, हम कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं है सर। हम यहीं के जन्मे, हमारे बाप दादा यहीं के जन्मे हैं। आप हमको यहाँ से कोई भी बात इस किस्म की करके जा नहीं सकते। न कौन आप निकाल अपने रहा है लीडर की आपको? बात मानते हैं, सर न यहाँ पे जो संविधान की 15% बात मानते हैं, 20% न जो इंसानियत की मुसलमान बात है मानते हैं, वो उतने न धर्म हिंदुस्तानी की है बात जितने मानते आप हैं। और हम है सर। फरूकी साहब सुनिए, दिस इज टोटल आप हिंदू दिस डिबेट इज हिंदू देश गोइंग बना नो वे, आई के थिंक राज करना राजीव चाहते हैं, सर। सिर्फ आपका ये ख्याली सर पुलाव ऐसा है, फारूकी यहाँ साहब has got करोड़ों very दूसरे धर्म के agitated लोग भी हैं। over दारूवाला उनके साहब, भी what you said पसीने about उनके हिंदू पुरखों राष्ट्र। के यहाँ गए हुए हैं। और आप वक्फ बोर्ड के ऊपर जो divide आपने and बोला rule करके, उससे मैंने आपको काफी पहले ही एजिटेट हो कहा गए कि हैं जो फारूकी आप साहब। सत्ता हासिल करना चाहते हैं उस तरीके से कर रहे हैं। आसिफ आप फारूकी इंसानियत से साहब, गिरी हुई बात कर रहे हैं सर। आसिफ फारूकी आप साहब, ये बिल्कुल कह सकते हैं अरे कि आसिफ संविधान फारूकी के साहब, खिलाफ सुनिए तो कोई सही। भी काम करेगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आसिफ बिल्कुल फारूकी ऐसा। साहब, आसिफ लेकिन फारूकी आप सब साहब, कन्वर्ट करेंगे। अरे आसिफ फारूकी साहब, हिंदू राष्ट्र कोई हिंदुस्तान को बना नहीं सकता। लेट्स बी वेरी क्लियर। जो जितना सर, मर्जी बोल दे, ये सर सीधी divide सादी करके बातें बकवास बातें नहीं करते हैं। नहीं हो पाएगा सर। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, नहीं हो पाएगा। आप भले ही अली दारूवाला साहब कहते हो कि हिंदू राष्ट्र दारूवाला बनेगा, साहब को समझाइए, अरे पहले से ही हिंदू इनके राष्ट्र गंदे है, जहन को समझाइए। उसको बनाने की जरूरत क्या है? एंड नंबर 2, दारूवाला साहब, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड, Exactly. cannot be changed and it won't be changed. Even Mr. Modi has said so. मोदी जी ने अपने आप कहा है। और जहां तक के हिंदू राष्ट्र का प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मुझको ऐसा लगता है आगे आप लोग दारूवाला बहुत साहब, बड़े दारूवाला लोग हैं। साहब आरएसएस से बिलोंग करते हैं, Our agenda, आरएसएस के no, आइडियोलॉजी का sir, प्रचार कर रहे हैं it is our दारूवाला साहब। agenda, it is our agenda। Correct. सर यहाँ पे धर्म युद्ध हुआ है महाराष्ट्र में, धर्म युद्ध के बेसिस पे हम जीते। मैं आपको क्लियर करता हूँ राजीव सर, प्रदीप सर, चलिए। यहाँ सर, पे इनके इन्हें पास जो कोई वोट एजेंडा जिहाद नहीं हुआ है। था, वो हिंदू वोट मुस्लिम जिहाद का खाली जवाब रिलीजन आपने लड़ा धर्म बढ़ा युद्ध के से किया। इनको सत्ता हासिल करना है, ये ओपन बोल रहे हैं। अब जी ये दुरुस्त बात जाइए, है, आप- दुरुस्त बात है आप फारूकी BJP के नाम साहब। पे भी तो तोहमत है कांग्रेस सर, उसमें क्या कर रही है ये तो बता दो। तो कांग्रेस उस विषय में क्या कर रही है सर, ये तो बता दीजिए। ये तो जीत गए ना, जीत गए जैसे मर्जी, लेकिन जीत तो गए। ये तो कहना देखिए है सर, हम कितनी बार भी हारे, हम
हम एक बात, इंसानियत से गिरी हुई बात नहीं कर सकते, हम डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते, हम मुस्लिम हिंदू को लड़ा के काम नहीं कर सकते, हम 1000 बार हारेंगे
लेकिन हम सेक्युलरिज्म पे क्या कायम बात है रहेंगे, साहब, इंसानियत माशाल्लाह। पे सर कायम रहेंगे, यूरोप के संविधान पे अंदर कायम कोर्ट के रहेंगे अंदर वो और देश सेक्युलरिज्म की वर्ड एकता के ऊपर केस अखंडता के लगी है ऊपर सर। आंच नहीं ये आने जैसा देंगे कोई है सर। ही नहीं सेक्युलरिज्म। क्या होता है सेक्युलरिज्म, जरा समझाइए। सुन लीजिए सर, सर बहुत सुनिए, लंबी हो जाएगी डिबेट। आप ही लोग दारूवाला जवाब साहब बहुत दीजिए लंबी हो इस जाएगी बात डिबेट। को। फारूकी साहब और Exactly, sir. दारूवाला I'll साहब need your एक दिन ऑफिस permission, में sir. आइए। आसिफ फारूकी साहब, अली दारूवाला साहब एक दिन ऑफिस में आइए, यहां बैठ करके चाय और सीख कबाब के ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। बस सीख बहुत कबाब सर बहुत मुसलमानों का, शुक्रिया। उनको खिलाएंगे आप सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, sir. थैंक यू सर। भारत वो माता देश की जय। मुसलमानों जय की नहीं हिंद होती है सर। जेंटलमैन। जय हिंद जय हिंद। Oh, I love the last part. That was very nice. लेकिन I think दारूवाला साहब got carried away a little bit. But Daruwala Sahib is reflecting the RSS ideology. He is an RSS man. RSS तो खुलेआम कह रहे हैं कि this is going to be हिंदू राष्ट्र। लेकिन गोइंग टू भी क्या हो, तो मोहन भागवत जी अपनी स्पीच में कहते हैं हिंदू राष्ट्र अभी है। तो RSS तो what Mr. अभी Daruwala है। जो what Mr. Daruwala is doing is just espousing the same cause. वो कहते हैं इमोशनली तो हिंदू राष्ट्र है ही ना, ऑफिशियली नहीं है तो क्या तो होगा। वही he is just carrying out what Mohan Bhagwat ji said. लेकिन जो भी है, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो 2 मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, एक वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर और दूसरी प्रदीप जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, ये दोनों स्कीम्स जो बनाई गई हैं, आई थिंक दे विल गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग हिज गवर्नमेंट सक्सीड, इन मेकिंग हिज गवर्नमेंट वेरी सक्सेसफुल। One thing that he said was absolutely fascinating. He said, जी। why are people flocking the मंत्रालयs? Public मंत्रालय में क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हमारे government at the lower level is not functioning. The government at the lower level is not solving their needs, not solving their problems. That's forcing these people to come here. Now that is something that Fadnavis has observed and he's told the entire administration कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग लोअर लेवल। मैं चाहता हूँ लोअर लेवल को आप स्ट्रेंथन कीजिए। आप डॉक्यूमेंटेशन है और जितने ऑनलाइन तरीके से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं जरूरत है कि आदमी पेश होना चाहिए सामने। You don't require people to come in person. You need to have a problem system. That's a very important system. point. Yes, that's I it agree shows. with you. It shows exactly what he intends to do. I agree with you totally. And all the very best to him, and I hope they are able to resolve their differences. Now it's time. I think काफी देर हो गई ना सर। 23 तारीख को रिजल्ट आया, आज जो है 12 तारीख हो गई है। I think by now we should have resolved this issue of portfolios etc etc. अभी तक तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। अभी भी शायद शिंदे साहब अड़े हुए हैं कि भाई वो होम The मिनिस्ट्री problem is he's already sworn himself as a DCM. yes He's called himself a dedicated common man. yes and let's hope this gets resolved. I think finally probably Mr. Amit Shah or Narendra Modi ji will have to intervene to get this thing sorted out. However, there are 2 things which emerge from here which is I think very very important Pradeep ji. एक तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो सिस्टम है BEST का, दे हैव टू मॉनिटर इट वेरी वेरी केयरफुली। किसको आप दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग कितनी है, क्या है, देयर हैव टू बी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। और प्रदीप भी खुद सोच के बताइए, एक नए रुकी को इफेक्टिवली रुकी, नॉट इवन एन इंटर्न रुकी, you've given him a huge bus to drive in the most crowded area of Mumbai. मुंबई के सबसे क्राउडेड एरिया में वहां पर, मतलब it's like an accident waiting to happen. Yes, exactly. This is terrible. That is one. Usually, I think BST used to first train their drivers before putting them on the job. Yeah, but this is not best. This is No, that's what I'm this saying. is a contractor. There are 2 things here. The जी. people are enjoying the services. It's cheap because I think CNG और जो भी है इस्तेमाल कर रहे हैं. Buses are all AC, and to every destination, people are feeling comfortable. But as you said, I think it's an electric vehicle. yeah, जो भी है, electric है, CNG है, जी. the total movement away from what the petrol diesel vehicles have. So people are enjoying the ride. That's what the initial communication had. The initial feedback was there. Yes, correct. yes. But then these things have to be taken care of. I Drivers agree. and second thing, I जो agree. गरीब लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो मारे गए, बहुत सारे इंजर्ड है और वो भटक रहे हॉस्पिटल से। तो कहने का मतलब क्या हुआ प्रदीप जी? कहने का मतलब ये हुआ कि our medical services, emergency medical services are still not geared up Not gear up. to look after people. MRI लेने के लिए बोले 8,000 आप घूमो और वो बेचारे गरीब आदमी घूम रहे हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल।
एक तो उसका रिक्शा चला गया, उसको कोई he was एक तो बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, Yes, yes. फिर उसके अलावा वो इधर से उधर भटके कि कोई जाकर के उसका एमआरआई कर दे, Yes, yes. और एमआरआई के वो पैसे भरेगा, फिर Correct. जाकर के वेट करेगा कि शायद उसको कॉम्पेंसेशन मिल जाए, और शायद कॉम्पेंसेशन ना भी मिले. Now that I think is an area which has to be looked into instantly as I of think ये yesterday. जो केजरीवाल जी वहाँ दिल्ली में किए थे कि if the facility is not there, is the job of that particular hospital to ensure that this person, the person जो patient है, जहाँ भी है वो पैसा भर के उसको And facility दे. completely cashless. Yes, और उन्होंने yes. ये कहा था कि जो पेशेंट है, Yes, yes. जो भी शख्स है, उसको एक पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा, Exactly. अपनी जेब से एक पैसा नहीं आएगा. और तीसरी चीज जो आप, इनफैक्ट यू हैड मेंशन्ड दिस, ये सबसे पहले आप ही ने इस विषय के बारे में बात करी थी कि जो भी किसी एक्सीडेंट में किसी को भी कोई भी शख्स जख्मी हुआ है, इफ देयर इज एन इंजरी, उसको अगर कोई हॉस्पिटल तक लेके जाता, ही गेट अ रिवॉर्ड. Yes, yes. फरिश्ते स्कीम था. ये फरिश्ता स्कीम जो थी, Yes, yes. जिसको बाय द वे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रोक दिया था, अब मैंने सुना दोबारा वापस हो गई है. सो इन एनी इवेंट, but I hope we are living in Mumbai. I hope they wake up to the fact that our medical infrastructure is terrible. Can you please wake up to that fact? Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. हाँ, आपने घंटी बजा दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट ज़रूर भेजें साहब, कमेंट ज़रूर भेजें. अली दारूवाला साहब बीजेपी के कहते हैं कि साहब ये हिंदू राष्ट्र तो बनने वाला है, भले आप जो मर्जी कर लीजिए. फारूकी साहब कहते हैं कि देखो आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, मतलब तो खैर जो भी है, लेट्स सी विच नैरेटिव विंस एज वी गो अलोंग. और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें. आई लव रीडिंग योर कमेंट्स. दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम.